नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदालती मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने मतलब सबको चौंका दिया है। सोचिए जरा, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसे अपना ही एक दिया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा। जी हाँ। और वजह एक बहुत बड़ी सोची समझी धोखाधड़ी। बिल्कुल। ये मामला है विष्णुवर्धन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। कहानी की शुरुआत होती है 3 पार्टनर्स से, विष्णुवर्धन, रेड्डी वीरन्ना और टी सुधाकर। इनकी एक जमीन थी जिसे 2005 में नोएडा अथॉरिटी ने ले लिया था, मतलब अधिग्रहित कर लिया था। हाँ, अधिग्रहण हुआ था। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब विष्णुवर्धन ने कहा कि भाई रेड्डी वीरन्ना ने तो अदालतों को धोखा दिया है, खुद को अकेला मालिक बता दिया और करीब करीब 295 करोड़ रुपए का मुआवजा भी ले लिया अकेले ही। जी, बहुत बड़ी रकम है ये। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं, समझते हैं कि ये पूरा जाल कैसे बुना गया और फिर कैसे खुला। हाँ, ये केस ना एक बहुत पुराने कानूनी सिद्धांत का कह सकते हैं सटीक उदाहरण है कि धोखाधड़ी सब कुछ निष्फल कर देती है। मतलब फ्रॉड अनरावल्स एवरीथिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात बहुत साफ कही है कि अगर कोई चीज धोखाधड़ी से हासिल की गई है, चाहे वो निचली अदालत का ऑर्डर हो या खुद सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो, वो टिक नहीं सकती। अच्छा। और यहाँ सबसे खास बात, सबसे असाधारण बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फाइनल जजमेंट रद्द कर दिया। ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया की गलती सुधारना नहीं था। ये तब होता है जब लगता है कि न्याय की बुनियाद पर ही हमला हुआ है। तो ये धोखाधड़ी हुई कैसे? मतलब क्या क्या किया गया जिससे अदालतें गुमराह हुई? देखिए, कई गंभीर बातें सामने आई। पहली तो ये कि रेड्डी ने उन अदालती कार्रवाइयों में जिनमें उन्होंने खुद को अकेला मालिक बताया, उनमें विष्णु और सुधाकर को पार्टी ही नहीं बनाया। अरे हाँ, जबकि इससे पहले कई मुकदमे हुए थे जिनमें तीनों ने साथ मिलकर मतलब जॉइंट ओनरशिप का दावा किया था। तो ये क्या था? ये जानबूझकर सच छुपाना था, कोर्ट के साथ एक तरह की धोखाधड़ी। दूसरी बात, 2006 में रेड्डी ने विष्णु के खिलाफ एक केस किया। सिविल सूट था वो। नंबर था 370/2006। इसमें विष्णु की तरफ से एक वेंकटरमण नाम के आदमी ने पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब पीओए के आधार पर रेड्डी का दावा मान लिया और एक समझौता कर लिया। अच्छा, तो समझौता हो गया। हाँ, लेकिन ट्विस्ट ये है कि विष्णु का कहना था कि ये पीओए तो केस फाइल होने से बहुत पहले ही, मतलब 21 दिसंबर 2005 को ही कैंसिल की जा चुकी थी, रद्द थी वो। तो एक रद्द दस्तावेज पर समझौता? जी हाँ, और मजे की बात ये कि बाद में पता चला कि ये जो वेंकटरमण थे, ये रेड्डी के बिजनेस पार्टनर भी थे। क्या बात है, मतलब जिसका हित जुड़ा हो सकता है उसी ने रद्द पीओए पर समझौता कर लिया। ये तो साफ तौर पे गड़बड़ लग रहा। बिल्कुल। और इसी समझौते के दम पर रेड्डी ने क्या किया, सरकारी रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम अकेले मालिक के तौर पर चढ़वा लिया। अच्छा। और तीसरी गड़बड़ी सुनिए, जब रेड्डी मुआवजे के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, रिट याचिका डाली 2019 में, WPC-227-22019, तो उन्होंने कोर्ट से ये बात छुपाई कि विष्णु जो हैं वो 2006 वाले समझौते को चुनौती देते हुए पहले ही एक और सिविल सूट नंबर 4712/2020 फाइल कर चुके थे। बाप रे, मतलब जानकारी छुपाना, रद्द दस्तावेज इस्तेमाल करना, ये तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाता है। सही बात है, अदालतों को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। फिर भी शुरू में तो हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कम से कम मुआवजे के मामले में रेड्डी के हक में फैसला दे दिया था। ये कैसे हुआ? हाँ, शुरू में ऐसा लगा। हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2021 को रेड्डी के फेवर में फैसला दिया और मुआवजा बढ़ाया भी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 5 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी वीरन्ना बनाम यूपी राज्य वाले केस में मुआवजे की जो बढ़ी हुई रकम थी उस पर तो हाँ कर दी, लेकिन कोर्ट ने तब ये साफ कहा था कि वो जमीन के मालिकाना हक यानी टाइटल पर कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ मुआवजे की रकम मतलब क्वांटम ऑफ कंपनसेशन पर बोल रहे थे। अच्छा, तो टाइटल का मुद्दा खुला था। फिर ये मामला पलटा कैसे? सुप्रीम कोर्ट तक ये धोखाधड़ी की बात कैसे पहुंची और कोर्ट ने फिर क्या एक्शन लिया? ये तब हुआ जब विष्णुवर्धन ने इन सारी धोखाधड़ियों के सबूत इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में एक नई अपील डाली, सिविल अपील 7777/2023। तब कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच की और कोर्ट ने पाया कि हाँ भाई, रेड्डी ने जानबूझकर सच छुपाया है, दूसरे मालिकों को कार्रवाई से बाहर रखा है, ये सब धोखाधड़ी है। कोर्ट ने फिर एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत, विलय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का जिक्र किया।
आमतौर पे क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो हाई कोर्ट का फैसला उसमें मिल जाता है, मर्ज हो जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी, फ्रॉड, इस नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन है। और फिर कोर्ट ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों, मतलब इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल किया। ये कोर्ट की वो खास ताकतें होती हैं जो न्याय करने के लिए जरूरी होती हैं, भले ही कानून में साफ साफ न भी लिखी हों। अच्छा। और इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने न सिर्फ हाईकोर्ट का वो 28 अक्टूबर 2021 वाला आदेश रद्द किया, बल्कि एक बहुत ही असाधारण कदम उठाते हुए अपने ही पिछले 5 मई 2022 के फैसले को शून्य यानी नलिटी घोषित कर दिया। शून्य मतलब कानूनी तौर पर वो फैसला कभी हुआ ही नहीं था, उसे पूरी तरह मिटा दिया गया, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रक्रिया के नियम, जो प्रोसीजरल रूल्स होते हैं, वो न्याय के रास्ते में बाधा नहीं बन सकते, खासकर जब धोखाधड़ी इतनी साफ हो। ये तो वाकई में असाधारण है, अपने ही फैसले को ऐसे मिटा देना। ये रोज रोज सुनने को नहीं मिलता। तो अब इस केस का क्या होगा? मुआवजे का क्या? मालिकाना हक का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अब जो ओरिजिनल रिट याचिका थी WPC 2272019 उसको वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है और निर्देश दिया है कि इसमें विष्णु और सुधाकर दोनों को पार्टी बनाया जाए और मामले की नए सिरे से सुनवाई हो, पूरी तरह से। अच्छा, नए सिरे से सुनवाई? हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो खुद इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता करें, मतलब उसको हेड करें। तो अब मालिकाना हक कौन है और सही मुआवजा कितना बनता है, ये सब हाईकोर्ट तय करेगा। और वो जो पैसा रेड्डी को मिला था, उसका क्या? हाँ, वो जो मुआवजा रेड्डी ने ले लिया था वो टाइटल डीड्स के रूप में जमा है, उस पर भी कोर्ट के अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी, वो सुरक्षित रहेगा। तो इस पूरी कहानी से, इस विश्लेषण से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि न्याय व्यवस्था में ईमानदारी, सच्चाई सबसे ऊपर है। बिल्कुल। धोखाधड़ी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, कितने भी ऊंचे लेवल पर हो, देर सवेर सामने आ ही सकती है। हाँ। और जब आती है तो उसके सारे नतीजे खत्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये फैसला एक बहुत सख्त चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अदालत की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने की सोचते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी दिखाता है कि सच्चा न्याय करने के लिए कभी-कभी जो स्थापित प्रक्रियाएं हैं उनसे हटकर भी सोचना और कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि धोखाधड़ी तो न्याय की जड़ पर ही हमला है। हाँ, और यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है सोचने के लिए कि मुकदमों को एक अंतिम रूप देना, मतलब फाइनैलिटी ऑफ लिटिगेशन, और दूसरी तरफ अगर बाद में धोखाधड़ी सामने आए तो न्याय करना, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? सही। खासकर तब जब इसमें जनता का, टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया दांव पर लगा हो। ये एक मुश्किल सवाल है जो शायद आगे भी हमें सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल, ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है और चुनौतीपूर्ण भी।